टेली कोर्स की आज की इस सेकंड डे की क्लास के अंदर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के जो हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं उसके बारे में, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमें टैली सॉफ्टवेयर सीखने से पहले या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले जो हमारे अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें टैली विधि जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट सीधा सीखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट सीख टैली सॉफ्टवेयर को बिना कि अकाउंटिंग सीखे हुए डायरेक्ट अपने टैली सॉफ्टवेयर को सीखेंगे और उसके बाद अपने सोचेंगे भी किसी कंपनी के अंदर अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ हमारी जॉब लग जाएगी, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो चलती है प्रैक्टिकल बेस पे, यानी कि वहाँ पर सारा रिकॉर्ड हमारे अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग हमें वाउचर्स की एंट्री करनी होती है। अगर हमें उनके रूल नहीं पता है, जो बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो हमें डायरेक्ट टैली सॉफ्टवेयर का कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है, जैसा कि हमने पूरी डिटेल फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखना। हमारी टेली प्राइम 7.0 की सीरीज के अंदर आप लोगों को वो मिल जाएगा हमारे चैनल पर आपको। ठीक है, तो आज की सेकंड डे के क्लास के अंदर अपने को बेसिक कंसेप्ट अपने सीखने वाले भी बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और कौन कौन किस किस टाइप के अकाउंट्स हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का आप स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी हमारी इस सीरीज के अंदर आपको नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और इस सेकंड वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सेकंड क्लास के अंदर भी जो हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंट्स होते हैं। जैसा कि आप टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपने देखा होगा भी जब आपने लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते वक्त हमारे से जो ग्रुप पूछा जाता है भी आपने ये जो लेजर बनाया इसकी ग्रुपिंग आपको क्या करनी है, तो वो ग्रुपिंग हमारे को तभी समझ में अच्छी तरीके से आ सकती है जब उसके हमारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर बेसिक हम तीन टाइप के अकाउंटिंग के अकाउंट को हम यूज करते हैं। जैसा एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब देखो पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कवर होता है, जिनसे अपने गुड्स परचेज किया होगा जो हमारी कंपनी है वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं, या जो हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है, जिनको अपने गुड्स सेल किया होगा वो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, या जैसे कोई बैंक हो गया, ठीक है, वो हमारे सारे सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। रियल अकाउंट में कौन कौन से लेजर कवर होते हैं बिजनेस के, जैसे कि हमारी परचेज है, सेल है, केस है, यानी कि हमारी जो एसेट्स है, कोई कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर वगैरह जो भी हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स के अंदर कवर होते हैं। ठीक है? और तीसरा हमारा पास में आता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या चीज, कौन कौन से ऐसे लेजर कवर होते हैं जिसके अंदर जैसे हमारे बिजनेस के इनकम, खर्चे, कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, इस टाइप के जो भी खर्चे होते हैं। जैसे टैली सॉफ्टवेयर में आपने कोई लेजर बना दिया सैलरी का और उसका आपको ग्रुप रख दिया आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। अब वो सैलरी का तो आपने लेजर तो बना दिया, ग्रुप भी आपने उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख दिया, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भी वो अकाउंट कौन से अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर जो सैलरी का जो अकाउंट है वो कहाँ कवर होना चाहिए, कौन से अकाउंट्स में कवर होता है। तो हमें पता होना चाहिए भी वो हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कवर होते हैं। जैसे आपने एक श्री राम ट्रेडर्स के नाम से अकाउंट बना दिया, आपका वो सप्लायर है, आपने उसका ग्रुप रख दिया सैलरी क्रेडिटर, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपको अकाउंटिंग की भाषा के अंदर ये पता होना चाहिए भी जो श्री राम ट्रेडर्स का आप टैली सॉफ्टवेयर में आप जो लेजर बना रहे हो उसका वो कौन से अकाउंटिंग के अंदर कवर होता है, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर होता है। इसी तरीके से आप परचेज या सेल के जो लेजर अपने बनाते हैं वो सारे के सारे हमारे इस रियल अकाउंट के अंदर ही कवर होते हैं। तो अब सबसे पहले अपने थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। भी देखो हमने एग्जांपल के लिए अपने कौन सा एक बिजनेस लेके चलने वाले हैं, ट्रेडिंग बिजनेस का। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है कि ऐसा बिजनेस जहां पर प्रोडक्ट परचेज होते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट को दुकानदार अपना मार्जिन लेके, अपना प्रॉफिट लेके बाद में उसको सेल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का, अपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मोबाइल स्टोर का। जैसे यहाँ आप देखोगे भी सुमित ने 1 लाख रुपए नगद से मोबाइल स्टोर का जो बिजनेस है वो उसने स्टार्ट किया। तो मोबाइल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया भी इस स्टोर के अंदर जो भी प्रोडक्ट होंगे, जिस भी कंपनी के मोबाइल होंगे या एसेसरीज होगी, उनको परचेज किया और बाद में अपने प्रॉफिट लेके उसको सेल कर दिया। मान लीजिए एक मोबाइल का चार्जर है, एक मोबाइल के चार्जर को मान लीजिए 100 रुपए के अंदर परचेज किया,
ठीक है, और उसी चार्जर को बाद में आके कस्टमर को 150 रुपए के अंदर है जो सेल कर दिया। तो यहाँ क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि उस जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था उसी प्रोडक्ट को अपना प्रॉफिट लेके 50 रुपए प्रॉफिट के साथ उन्होंने सेल कर दिया। तो यानी कि इस टाइप का कोई भी बिजनेस जहाँ प्रोडक्ट परचेज होता है और उसी प्रोडक्ट को आगे सेल कर दिया जाता है, तो वो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो अब अपने इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब देखो रूल क्या कहता है भी, जैसे हमारा एग्जांपल अपनों ने लिया हुआ है मोबाइल स्टोर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा कोई कंसेप्ट भी नहीं है, सिर्फ आपको ये दो कंसेप्ट ही चेक करने हैं, इससे आपकी ऑलमोस्ट सारी कहानी जो क्लियर होने वाली है। देखो पहला पॉइंट हमारे पास क्या रहने वाला है भी, सामान और पैसा, यानी कि गुड्स या फिर कैश अगर जब भी हमारे व्यापार में आएगा यानी कि हमारे स्टोर पर आएगा तो अपने उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब देखो समान शब्द का यहाँ पर मतलब क्या बन रहा है, समान शब्द हमने जो वर्डिंग लिखा है वो किसके लिए लिखा हुआ है, समान शब्द का मतलब बन गया भी हमारा बिजनेस किस चीज का है, मोबाइल स्टोर का। अब हमारे बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट है जो हमने हमारी शॉप के अंदर रखे हुए हैं सेल करने के लिए, वो हमारे बिजनेस के लिए सामान है। जैसे मान लीजिए मोबाइल स्टोर है तो हमारे बिजनेस के अंदर चार्जर भी होंगे शॉप के ऊपर, ठीक है ना, उसके अंदर मोबाइल के कवर भी होंगे, मोबाइल भी प्रोडक्ट पड़े होंगे, यानी कि जो भी हमारे पास में कोई ईयरफोन वगैरह हो गया, ठीक है, कोई टैबलेट वगैरह होगी, तो जो भी हमारे मोबाइल स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट अपनों ने परचेज करके रखा हुआ, जो वस्तु हमारे पास में पड़ी है, वो हमारे बिजनेस के लिए सामान होता है। ठीक है ना, तो सामान और पैसा, पैसे का मतलब बन गया कैश यानी कि नकदी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, देखो सामान, यहाँ अपनों ने वर्डिंग ली थी समान शब्द की, तो समान शब्द और नकद जब हमारे व्यापार में आता है तो देखो ये व्यापार में आएंगे कब, जब अपने मार्केट से सामान कब आएगा, कि जब अपने मार्केट से इसको परचेज करेंगे तब ये हमारे बिजनेस के अंदर सामान आएगा। अब देखो जब अपने परचेज की बात करते हैं तो परचेज हमारे पास में दो कंडीशन में होती है, कोई भी सामान अपने उधार में भी खरीद सकते हैं और सामान अपने नगद में भी खरीद सकते हैं, दोनों कंडीशन में खरीद सकते हैं। अगर अपनों ने सामान खरीदा है उधार में, तो उधार खरीदने की रूल हमारे पास में क्या कहता है भी, जिस भी अपनों ने कंपनी से उधार में सामान खरीदा है तो इसका हमारे पास में रूल ये कहता है भी, इसको थोड़ा सा अपने पढ़ा करते हैं। अब देखो कि उधार सामान देने वाले दुकानदार के खाते को अपने क्रेडिट करने वाली है, यानी कि सामान तो हमारे पास में आ गया, अगर अपनों ने सामान खरीदा है उधार में, तो उधार में खरीदा है तो उस दुकानदार से जिससे भी अपनों ने प्रोडक्ट परचेज किए है, तो उस दुकानदार के अकाउंट के अंदर अपने को इसकी अमाउंट है जो उतने रुपए उस दुकानदार के खाते के अंदर जमा करनी पड़ेगी, यानी कि उसके अकाउंट को अपने क्रेडिट करने वाले हैं। या फिर उधार सामान के पैसे देने वाले ग्राहक के खाते को भी अपने क्रेडिट करेंगे। अब देखो इसी एग्जांपल पर अपने चल रहे थे क्लोज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या रूल चल रहा था, इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। ठीक है, देखो अपनों ने सामान परचेज किया या तो उधार में आएगा या सामान अपने नगद में भी खरीदेंगे। उधार में खरीदा है तो अपने जिस दुकानदार से सामान अपनों ने उधार में खरीदा है उस दुकानदार के खाते में जमा करने पड़ेंगे। अगर अपनों ने नगद परचेज कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी पैसा हमारे दुकान से जा रहा है तो अपने को कैश के खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। उधार में खरीदा है तो दुकानदार के खाते को क्रेडिट करना पड़ता है। अब अपने कहते हैं कि पैसा हमारी दुकान में कब आएगा, अब पैसा अगर आएगा हमारी दुकान में भी, यह तो अगर अपनों ने किसी को नगद सामान सेल कर रहे हैं, यानी कि कैश अगर हमने सेल करी है तो हमारे पास बिजनेस में पैसा आता है, और दूसरा पैसा हमारे पास में आता है उधारी का। उधारी का मतलब बन गया भी, ये मान लीजिए कोई सामान अपनों ने उसको फरवरी महीने के अंदर सेल किया था और उसका पैसा हमारे पास में मार्च 2026 के अंदर आ रहा है, तो फिर अपने उसको ये नहीं कहेंगे भी हमने नगद सामान बेचे। ठीक है, ये सामान हमने पहले ही सेल किया था, पैसे इसके नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, चाहे वो नेक्स्ट डे आए, अगले दिन आए, चाहे वो अगले महीने आए, चाहे वो अगले साल आए, जब भी पेमेंट आएगी, यानी कि जिस दिन बिल कटा हुआ है उस बिल डेट के बाद में अगर पेमेंट आएगी तो अपने फिर उसको ये कहेंगे भी हमारी बिजनेस में जो पैसा है वो उधारी का है। नगद सेल का मतलब हो गया कि जिस दिन हमने सामान सेल किया है उसी सेम डे ही हमारे पास में पैसा आ चुका है। ठीक है, तो हमारी क्या बिजनेस में पैसा आने का कारण, या तो हमने नगद सामान बेचा होगा तो आया होगा, या पैसा आने का कारण उधारी का। ठीक है, और तीसरा अगर हमारे पास बिजनेस के अंदर होता है किसी भी टाइप की इनकम का पैसा आना,
इनका मतलब भी डायरेक्ट हमने कोई सेल नहीं किया, हमारे पास में डायरेक्ट जैसे कोई कमीशन आ गया या हमारे पास में कोई इंटरेस्ट आ गया, कोई इंसेंटिव आ गया, तो भी पैसा हमारे पास में आता है। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है भी जब सामान और पैसा व्यापार से जाता है तो अपने अकाउंट्स को क्रेडिट करने वाले हैं। यानी कि जब सामान और पैसा अगर हमारे बिजनेस के अंदर आएगा, ठीक है, आएगा तो क्या होने वाला है, डेबिट। अगर पैसा या सामान दुकान से जाएगा तो क्या होने वाला है, क्रेडिट। ठीक है, अब अपने इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एंट्री लिखी हुई है जो हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर जो अपनी एंट्री यूज करते हैं। जैसा यहाँ लिखा है भी सुमित ने 1 लाख रुपए नगद से मोबाइल स्टोर का बिजनेस है जो स्टार्ट किया हुआ है। तो अब नगद से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ भी सुमित कुमार ने पैसा बिजनेस को दिया है। ठीक है, बिजनेस को दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसा हमारे दुकान में हमारे स्टोर पे आया है। ठीक है ना, तो आया है तो रूल हमारे पास ये कहता है भी पैसा अगर हमारे बिजनेस के अंदर आएगा तो अपने क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। तो अब एक रूल ये कहता है भी कोई डेबिट होता है तो बराबर में क्रेडिट भी बराबर चलता है। तो ये पैसा है तो फिर पैसा दिया किसने है, सुमित ने। तो सुमित के खाते को अपने क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। यानी कि सुमित के खाते को हमारी बिजनेस के अंदर इसके 1 लाख रुपए अपने जमा दिखाएंगे और जो हमारा कैश का अकाउंट है इस कैश के अकाउंट को अपने डेबिट में दिखाएंगे। कैश डेबिट होने का मतलब ये हो गया कि पैसा दुकान में आया है। ठीक है ना, और सुमित के खाते को क्रेडिट करने का मतलब हो गया ये सुमित हमारे बिजनेस के लिए क्या बनने वाला है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अगर हिंदी की बात अपने करें तो इसको बोलते हैं अपने पूंजी खाता। ठीक है, इसको अपने थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ अपनों ने एग्जांपल लिखा हुआ है भी श्री राम ट्रेडर्स से 9,850 रुपए का अपनों ने सामान खरीदा है। ठीक है, और ये हमारे पास में इनवॉइस आया हुआ है। तो सामान अपनों ने खरीदा है, सामान अपनों ने खरीदा है, इसका मतलब क्या होगा भी सामान हमारे शॉप के ऊपर हमारी कंपनी में आया है। ठीक है, और अगर सामान आया है तो सामान का हमारे पास देखो रूल क्या कहता है, इसको अपने और ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लेते हैं। देखो सामान की परिभाषा भी हमने यहाँ पर ये लिखी हुई है भी सामान अगर हमारे व्यापार पे आएगा तो डेबिट होगा। ठीक है, सामान अगर व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट होगा। यही कहानी हमने कैश की यूज करी है कि पैसा अगर दुकान में आ रहा है तो डेबिट, अगर पैसा दुकान से जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, अब अपने इस एग्जाम्पल को समझते हैं इसको भी। यहाँ अपनों ने लिखा भी श्री राम ट्रेडर्स को अपनों ने श्री राम ट्रेडर्स से अपनों ने सामान खरीदा है। खरीदा मतलब सामान हमारे व्यापार के अंदर आया है तो अपने इसको परचेज के लेजर को अपने करने वाले हैं डेबिट। और सामान हमने परचेज किससे किया हुआ है, श्री राम ट्रेडर्स से। तो ये श्री राम ट्रेडर्स के खाते को अपने क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, इसके अगर अपने हिंदी की बात करें तो अपने क्रेडिट को बोलते हैं जमा और डेबिट को अपने बोलते हैं नामे। ठीक है ना, तो यहाँ श्री राम ट्रेडर्स के क्रेडिट करने का मतलब हो गया ये 9,850 रुपए की जो अमाउंट है इसका भुगतान अभी श्री राम ट्रेडर्स को करने वाला बकाया है, इसको अभी भुगतान इसका करना है, हमने किया नहीं है। तो किया नहीं है इसका मतलब क्या बन गया, ये सामान हम लोगों ने श्री राम ट्रेडर्स से उधार में खरीदा हुआ है। आगे वाली एंट्री हमने लिखी है भी रमेश को 260 रुपए का सामान अपनों ने बेचा है। तो सामान अपने बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सामान हमारे बिजनेस से हमारी शॉप से जा रहा है। तो सामान अगर हमारी शॉप से जाएगा तो इसका अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि सामान दुकान से जा रहा है तो सामान अगर दुकान से जाएगा तो सामान खाता हमारा क्रेडिट होगा। तो अगर बिजनेस से सामान जा रहा है तो फिर कोई ना कोई लेने वाला भी होगा। तो अपने लेने वाला हमारे से कौन है, रमेश। तो अपने क्या करने वाले हैं, रमेश के अकाउंट को अपने यहाँ पर डेबिट करेंगे। अब डेबिट, रमेश को डेबिट करने का मतलब यहाँ क्या बन रहा है कि ये जो 260 रुपए की जो अमाउंट है ये रमेश से अभी हमने लेनी है। यानी कि ये सामान अपनों ने इनको उधार में सेल किया था और इसका भुगतान अभी हुआ नहीं है। आगे वाली एंट्री थी हमारी कि सुरेश को 550 रुपए का नगद सामान बेचा। ठीक है, सामान बेचा, एक बात होती है भी सामान हमारी दुकान से निकल रहा है तो सामान दुकान से जाएगा तो क्रेडिट होगा। और सामान, और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अपनों ने नगद में बेचा है यानी कि पैसा दुकान में आ रहा है। अगर पैसा दुकान में आएगा तो इसकी क्या बनेगी, डेबिट। तो अभी इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर सुरेश के अकाउंट का जो नाम लिखा है इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि सामान हमारी दुकान से जा रहा है और पैसा दुकान में आ रहा है। और यहाँ अपनों ने रमेश को इसलिए डेबिट किया था कि सामान तो दुकान से गया, सामान खाते को तो क्रेडिट कर दिया लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है, रमेश को उधार में बेचा हुआ है, इसलिए रमेश के अकाउंट के अंदर अपनों ने नोट कर दिया।
आगे वाली एंट्री ये थी कि रमेश से 200 रुपये नकद प्राप्त किए, 200 रुपये नकद प्राप्त किए। अब देखो इस लाइन के अंदर कोई सामान परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल इतना ही लिखा है कि रमेश से 200 रुपये नकद प्राप्त किए, यानी कि सामान के बजाय खाली पैसे का जिक्र हो रहा है। और पैसे प्राप्त करने का मतलब हो रहा है कि पैसा हमारे पास में आया है, हमारी दुकान के अंदर आया है। और रूल ये कहता है कि जब पैसा दुकान में आता है, कंपनी में आता है, शॉप पे आता है, तो अपने नगद के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर नगद का अकाउंट डेबिट होगा, तो डेबिट होगा तो कोई इनको क्रेडिट होगा। तो पैसा दुकान में आया है, तो फिर पैसा दिया किसने है? रमेश ने। तो रमेश का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, यानी कि ये 200 रुपये रमेश के खाते के अंदर अब अपने इसके जमा करने वाले हैं। जब अपनों रमेश को सामान बेचा था तो रमेश के अकाउंट को अपनों ने डेबिट किया था, यानी कि 260 रुपये अपनों ने से लेने थे। और जब रमेश 200 रुपये दे देगा तो 200 रुपये इसके अकाउंट के अंदर अपने क्रेडिट भी कर देंगे, इसके जमा कर देंगे। तो इसका 60 रुपये का जो डिफरेंस है वो बैलेंस हमारे अकाउंट के अंदर दिखता रहेगा लेजर बुक के अंदर। आगे वाली एंट्री हमारे पास में भी श्रीराम ट्रेडर्स को 500 रुपये का नगद भुगतान किया है। श्रीराम ट्रेडर्स को 500 रुपये का नगद भुगतान किया। तो इस लाइन के अंदर भी अपनों ने कोई सामान परचेज किया है या सामान सेल किया, कोई जिक्र नहीं किया, केवल हमने इतना किया भी भुगतान किया है, नगद भुगतान किया। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा हमारी दुकान में से आउट हो रहा है, यानी कि जा रहे हैं। तो पैसे का रूल ये कहता है कि अगर पैसा व्यापार से निकलता है तो क्रेडिट होगा। अब पैसा दुकान से निकला तो कहीं ना कहीं गया होगा, तो पैसे को लेने वाला कौन है? श्रीराम ट्रेडर्स। तो श्रीराम ट्रेडर्स के खाते को अपने डेबिट करने वाले हैं। जैसे श्रीराम ट्रेडर्स ने हमारे को यहाँ पर सामान दिया था, तो अपनों ने श्रीराम ट्रेडर्स के खाते में 9,850 रुपये अपनों ने इसके जमा किए। तो जैसे ही अपने 500 रुपये की भुगतान की अपने इसकी भुगतान करेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपनों ने राम ट्रेडर्स के खाते में ये 500 रुपये डेबिट भी कर दिए। इसी टाइप के अंदर जब हमारी थर्ड डे की क्लास आएगी, तीसरे दिन की जो क्लास आएगी, इसको अपने प्रॉपर इस एक्सप्लेन के साथ समझने वाले हैं। अभी आपको ये समझ में हो सकता है नहीं आया होगा, लेकिन तीसरे दिन की जब हमारी क्लास का जो वीडियो आपके सामने आएगा, उसके अंदर आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी ये डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो क्यों हुआ है, पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट होती है भी वीडियो हम पूरी डिटेल के साथ बनाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको कोशिश करेंगे शॉर्ट पार्ट के अंदर छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और उसी छोटी छोटी वीडियो के अंदर ही हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम पूरी तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से सारी ट्रांजेक्शन्स को हम समझा सकें। और आज की वीडियो समझ आई तो लाइक जरूर कर देना, नहीं आई तो भी आप हमें डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना भी कि इसके अंदर आपको परेशानी क्या आई, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के भी जो भी समस्या है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपका सवाल है, उसको अपने वीडियो के अंदर कवर कर सकें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, ताकि तीसरे क्लास का जो नोटिफिकेशन का वीडियो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा।